जैसा कि आप जानते हैं, मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला और सजीव प्रजनक या जरायुज प्राणी है। मानव में जनन घटनाएं के अंतर्गत युग्मकों की रचना, युग्मक जनन अर्थात पुरुष में शुक्राणु तथा स्त्री में अंडाणु का बनना, स्त्री जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण, वीर्यसेचन और पुरुष तथा स्त्री के युग्मकों का संलयन, निषेचन, जिसके कारण युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है, शामिल है। इसके बाद कोड़क पुटी, ब्लास्टोसिस्ट की रचना तथा परिवर्धन और इसका गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना, अंतरोपण, भ्रूणीय परिवर्धन, गर्भावधि और शिशु के जन्म, प्रसव की क्रिया घटित होती है। आपने पढ़ा है कि ये जनन घटनाएं यौनारंभ के पश्चात संपन्न होती है। पुरुष और स्त्री के बीच महत्वपूर्ण रूप से जनन घटनाएं होती है। उदाहरण के लिए एक वृद्ध पुरुष में भी शुक्राणु बनना जारी रहता है, लेकिन स्त्रियों में अंडाणु की रचना 50 वर्ष की आयु के लगभग समाप्त हो जाती है। आइए हम मानव में स्त्री और पुरुष के जनन तंत्रों की चर्चा करते हैं। 3.1 पुरुष जनन तंत्र। पुरुष जनन तंत्र शरीर के श्रोणि क्षेत्र पेल्विस रीजन में अवस्थित होती है। इसके अंतर्गत एक जोड़ा वृषण सहायक नलिकाओं के साथ साथ एक जोड़ी ग्रंथियां तथा बाह्य जननेत्रियां शामिल होती है। शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली धानी में स्थित होते हैं, जिसे वृषण कोश यानी कि स्कोटम। वृषण कोश वृषणों के तापमान को शरीर के तापमान से 2 से लेके 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रखने में सहायक होता है, जो शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक है। वयस्कों में प्रत्येक वृषण अंडाकार होता है, जिसकी लंबाई लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। वृषण सघन आवरण से ढका रहता है। प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं, जिन्हें वृषण पालिकाएं यानी कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1 से लेकर 3 अति कुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूबुलस होती है, जिनमें शुक्राणु पैदा किए जाते हैं। प्रत्येक शुक्राणु जनन नलिका का भीतर भाग 2 प्रकार की कोशिकाओं से आश्रित होती है, जिन्हें नर जर्म कोशिकाएं शुक्राणु जनन यानी कि स्पेर्मेटोगोनिया और एस्ट्रोली कोशिकाएं कहते हैं। नर जर्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण करती है, जबकि एस्ट्रोली कोशिकाएं जर्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। शुक्राणु जनन नलिका के बाहरी क्षेत्र को अंतराली आवश्यक अवकाश कहा जाता है। इनमें छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएं और अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग कोशिकाएं होती है। लीडिंग कोशिकाएं पुंजन यानी कि एंड्रोजन नामक वृषण हार्मोन संश्लेषित व स्रावित करती है। यहाँ पर कुछ अन्य कोशिकाएं भी होती है जो प्रतिरक्षात्मक कार्य करने में सक्षम होती है। पुरुष लिंग सहायक नलिका के अंतर्गत वृषण जालिका यानी कि शुक्र वाहिकाएं, अर्धवृषण तथा शुक्रवाहक होते हैं। वृषण की शुक्रजनक नलिका वृषण नलिकाओं के माध्यम से शुक्रवाहिकाओं में खुलती है। यह शुक्रवाहिकाएं वृषण से चलकर अर्धवृषण में खुलती है, जो प्रत्येक वृषण के पश्च सतह पर स्थित होती है। यह अर्धवृषण शुक्रवाहक की ओर बढ़ते हुए उदर की ओर ऊपर जाती है और मूत्राशय के ऊपर की ओर लूप बनाती है। इनमें शुक्राणुओं से एक वाहिकाएं आती है और मूत्र मार्ग में अस्खलिनीय वाहिनी के रूप में खुलती है। ये नलिकाएं वृषण से प्राप्त शुक्राणुओं का भंडारण तथा मूत्र मार्ग से इनका बाहर हस्तांतरण करती है। मूत्र मार्ग मूत्राशय से निकलकर पुष्प के शीर्षण यानी कि पेनिस के माध्यम से गुजरता हुआ बाहर की ओर एक छिद्र के रूप में खुलती है, जिसे मूत्राशय मुख
यूरेथ्रल मिएटस कहते हैं। सीसन पुरुष की बाहरी जननेत्रियां यह विशेष प्रकार के ऊतकों का बना होता है जो सीसन के उद्घर्षण या उठान यानी कि इरेक्शन में सहायक प्रदान कर वीर्यसेचन यानी कि इंसेमिशन को सुगम बनाता है। सीसन का अंतिम वर्धित भाग सीसन मुंड कहलाता है जो एक ढीली त्वचा से ढका होता है जिसे अग्र चदथ यानी कि फोर स्किन कहते हैं। पुरुष लिंग की सहायक ग्रंथियों के अंतर्गत एक जोड़ा शुक्राशय, एक पुरस्त्र ग्रंथियां तथा एक जोड़ा बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियां शामिल होती है। इन ग्रंथियों का स्रावन शुक्रीय प्लाज्मा का निर्माण करते हैं जो फ्रुक्टोज यानी कि फल शर्करा, कैल्शियम तथा कुछ प्रकीवन से भरपूर होता है। बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियों का स्रावन मैथुन के दौरान सीसन में स्नेहल यानी कि लुब्रिकेशन प्रदान करने में सहायक होता है। 3.2 स्त्री जनन तंत्र। स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ा अंडाशय यानी कि ओवरी के साथ साथ एक जोड़ा अंडवाहिनी, एक गर्भाशय ग्रीवा, एक योनि और बाह्य जननेत्रियां शामिल होते हैं जो श्रोणि क्षेत्र में होते हैं। जनन तंत्र के ये सभी अंग जोड़ा स्तन ग्रंथियां यानी कि मैमरी ग्लैंड्स के साथ संरचनात्मक तथा क्रियात्मक रूप से संयोजित होते हैं जिसके फलस्वरूप अंडोत्सर्ग यानी कि ओव्यूलेशन, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन, संघर्ता यानी कि प्रेगनेंसी, शिशु जनन तथा शिशु की देखभाल की प्रक्रिया में सहायता मिलती है। अंडाशय स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग है जो स्त्री युग्मक यानी कि अंडाणु यानी कि ओवम और कई स्टेरॉयड हार्मोन यानी कि अंडाशय हार्मोन उत्पन्न करते हैं। उदर के निचले भाग के दोनों ओर एक एक अंडाशय स्थित होते हैं। प्रत्येक अंडाशय की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर के लगभग होती है और यह श्रेणी भित्ति तथा गर्भाशय से स्नायुओं यानी कि लिगामेंट्स द्वारा जुड़ा होता है। प्रत्येक अंडाशय एक पतली उपकला यानी कि एपिथीलियम से ढका होता है जो कि अंडाशय पीडिका से जुड़ा होता है। यह पीडिका 2 क्षेत्रों, एक परिधीय वल्कुट पेरिफेरल यानी कि कॉर्टेक्स और एक आंतरिक मध्यांश यानी कि मेडुला में विभक्त होता है। अंडवाहिनियां यानी कि डिंबवाहिनियां नलिका या फैलोपियन नलिका, गर्भाशय तथा योनि मिलकर स्त्री सहायक नलिका बनाती है। प्रत्येक डिंबवाहिनी नली लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है जो प्रत्येक अंडाशय की परिधि से चलकर गर्भाशय तक जाती है। अंडाशय के ठीक पास डिंबवाहिनी का हिस्सा कीप के आकार का होता है जिसे कीपक यानी कि इंफैंडिबुलक कहा जाता है। इस कीपक के किनारे अंगुली सदृश प्रक्षेप होते हैं जिसे झालर यानी कि फ्रीबी कहते हैं। अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को संग्रह करने में ये झालर सहायक होते हैं। कीपक आगे चलकर अंडवाहिनी के एक चौड़े भाग में खुलता है जिसे हम तुम्बिका यानी कि एम्पुला कहते हैं। अंडवाहिनी का अंतिम भाग संकरी पथ में एक संकरी अवकाशिका यानी कि ल्यूमेन होती है जो गर्भाशय को जोड़ती है। गर्भाशय केवल एक होता है और इसे बचदानी यानी कि वुमब भी कहते हैं। गर्भाशय का आकार उल्टी रखी गई है, नाशपाती जैसा होती है। यह श्रोणि भित्ति से स्नायु द्वारा जुड़ा होता है। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। ग्रीवा का गुहा को ग्रीवा नाल कहते हैं जो योनि के साथ मिलकर जन्म नाल की रचना करती है। गर्भाशय की भित्ति ऊतकों की 3 परत वाली होती है।
पतली झिल्लीमय स्तर को परिगर्भाशय यानी कि पेरीमेट्रियल, मध्यम मोटी चिकनी पेशीय स्तर को गर्भाशय पेशी यानी कि मायोमेट्रियम और आंतरिक ग्रंथिल स्तर को गर्भाशय अंतर स्तर यानी कि एंडोमेट्रियम कहते हैं, जो गर्भाशय गुहा को स्थिर करती है। आर्तो चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान गर्भाशय के अंतः स्तर में चक्रीय परिवर्तन होते हैं, जबकि गर्भाशय पेशी स्तर में प्रसव के समय काफी तेज संकुचन होते हैं। स्त्री के बाह्य जननेंद्रिय के अंतर्गत जघन यानी कि सेल, मेंस प्यूबिस यानी कि बृहद भगोष्ठ यानी कि लेबिया मेजोरा, लघु भगोष्ठ यानी कि लेबिया माइनोरा यानी कि योनि चदत यानी कि हाइमेन और भग सेफ यानी कि क्लाइटोरिस आदि होते हैं। जघन सेल वसामय ऊतकों से बनी एक गद्दी सी होती है जो त्वचा और जघन बालों से ढकी होती है। बृहद भगोष्ठ ऊतकों का मांसल फोल्ड है जो जघन सेल से नीचे तक फैले होते हैं और योनि द्वार को घेर देते हैं। लघु भगोष्ठ ऊतकों का एक जोड़ा वलन होता है और ये बृहद भगोष्ठ के नीचे स्थित होता है। योनि का द्वार प्रायः एक पतली झिल्ली से योनि चछेद कहते हैं से आंशिक रूप से ढका होता है। भग सेप एक छोटी सी अंगुलित जैसी संरचना होती है जो मूत्र द्वार के ऊपर दो बृहद भगोष्ठ के ऊपरी मिलन बिंदु के पास स्थित होती है। योनि चछेद प्रायः पहले मैथुन संभोग के दौरान फट जाता है, हालांकि यह आवरण कभी कभी तेज धक्के या अचानक गिरने से भी फट सकता है। इसके अलावा योनि टैम्पॉन को घुसेड़ने या फिर घोड़े पर चढ़ने या साइकिल चलाने आदि खेल-कूद की सक्रिय भागीदारी से भी फट सकता है। कुछ औरतों का योनि चछेद संभोग के बाद भी बना रहता है, इसलिए योनि चछेद के होने अथवा न होने की बात को किसी स्त्री के कैर्मार्य वर्जिनिटी या और अनुभवों का वास्तविक सूचक नहीं माना जाना चाहिए। कार्यशील स्तन ग्रंथियां सभी मादा स्तनधारियों का अभिलक्षण है। स्तन ग्रंथियां स्तन युग्मक संरचना है जिनमें ग्रंथिल ऊतकों और विभिन्न मात्रा में वसा होते हैं। प्रत्येक स्तन का ग्रंथिल ऊतक 15 से 20 स्तन पालियो मेमोरी लोबस में विभक्त होता है। इनमें कोशिकाएं के गुच्छे होते हैं जिन्हें कुपिका कहते हैं। कुपिकाओं की कोशिका से दुग्ध स्रावित होता है और जो कपुकिकाओं की गुहिका अवकाशिकाओं में एकत्र होता है। कुपिकाएं स्तन नलिकाओं में खुलती है। प्रत्येक पाली की नलिकाएं मिलकर स्तन वाहिनी मेमोरी डक्ट्स का निर्माण करती है। कई स्तन वाहिनियां मिलकर एक बृहद स्तन तुम्बिका बनाती है जो दुग्ध वाहिनी से जुड़ी होती है, जिससे कि दूध स्तन से बाहर निकलता है। 3.3 युग्मक जनन। प्राथमिक लैंगिक अंग पुरुषों में वृषण और स्त्रियों में अंडाशय युग्मक जनन गैमेटोजेनिस विधि द्वारा क्रमशः नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक यानी अंडाणु उत्पन्न करते हैं। वृषण में अपरिपक्व नर जन्म कोशिकाएं शुक्राणु स्पर्मेटोगोनिया बहुवचन एकवचन स्पर्मेगोनियम शुक्रजनक स्पर्मेटोजेनिस द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करती है जो कि किशोरावस्था के समय शुरू होती है। शुक्रजनक नलिकाएं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की भीतरी भित्ति में उपस्थित शुक्राणु जनन समसूत्री विभाजन माइटोटिक डिवीजन द्वारा संख्या में वृद्धि करते हैं। प्रत्येक शुक्राणु जनन द्विगुणित होता है और उसमें 46 गुणसूत्र क्रोमोसोम होते हैं। कुछ शुक्राणु जनन में समय समय पर अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण मियोटिक डिवीजन होता है, जिनको प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं प्राइमरी स्पोटोसाइट्स
कहते हैं। एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्रथम अर्धसूत्री विभाजन न्यूनकारी विभाजन को पूरा करते हुए दो समान अगुणित कोशिकाओं की संरचना करते हैं, जिन्हें द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। इस प्रकार उत्पन्न प्रत्येक कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं। द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं दूसरे अर्धसूत्री विभाजन से गुजरते हुए 4 बराबर अगुणित शुक्राणु प्रसूं स्पोरेडिक्ट्स पैदा करते हैं। शुक्राणु प्रसूओं में गुणसूत्र की संख्या कितनी होनी चाहिए? शुक्राणु प्रसूं रूपांतरित होकर शुक्राणु स्पर्मेटोजोआ स्पर्म बनाते हैं और इस प्रक्रिया को शुक्राणु जनन स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु सीड्स सरटोली कोशिकाओं में अंतः स्थापित इम्बेडेड हो जाते हैं और अंत में जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु शुक्रजनक नलिकाओं से मोंचित रिलीज होते हैं उस प्रक्रिया को वीर्य सेचन स्पर्मिएशन कहते हैं। शुक्रजनन प्रक्रिया किशोरावस्था यौनारंभ से होने लगती है, क्योंकि इस दौरान गैनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन GnRH के स्रवण में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। आपको याद होगा कि यह एक अधश्चेतक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। गोनेडोप्रिन रिलीजिंग हार्मोन के स्तर में वृद्धि के कारण यह अर्घ पीयूष ग्रंथि यानी कि एटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर कार्य करता है तथा 2 गोनेडोट्रोपिन हार्मोन पित्त पीडंकण ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH और पुटकोद्दीपक हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH के स्रावन को उद्दीपित करता है। LH लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है और पुंजनों एंड्रोजेंस के संश्लेषण और स्रावन को उद्दीपित करता है। इसके बदले में पुंजन शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को उद्दीपित करता है। FHS एस्ट्रोली कोशिकाओं पर कार्य करता है और कुछ घटकों के स्रावन को उद्दीपित करता है जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। आइए हम एक शुक्राणु की संरचना की जांच करें। यह एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है जो एक शीर्ष हेड, ग्रीवा नेक, एक मध्य खंड मिडल पीस और एक पूंछ टेल की बनी होती है। एक प्लाज्मा झिल्ली शुक्राणु की पूरी काया बॉडी को आवृत किए रहती है। शुक्राणु के शीर्ष में एक दीर्घकृत इलागेटेड अगुणित केंद्रक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है तथा इसका अनुभाग एक टोपीनुमा संरचना से आवृत होता है। इसे अग्रपिंडक यानी कि एक्रोसोस कहते हैं। यह अग्रपिंडक उन प्रकीर्णन एंजाइम से भरा होता है जो अंडाणु के निषेचन में मदद करते हैं। शुक्राणु के मध्य खंड में असंख्य क्षुद्र कणिकाएं माइटोकॉन्ड्रिया होती है जो पूंछ को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिसके कारण शुक्राणु को निषेचन करने के लिए आवश्यक गतिशीलता प्रदान करना सुगम बनाता है। मैथुन क्रिया के दौरान पुरुष 20 से 30 करोड़ शुक्राणु स्खलित करता है। सामान्य उर्वरता अबंधता से लगभग 60% शुक्राणु निश्चित रूप से सामान्य आकार और आवृत करने वाले होने चाहिए। इनमें से कम 40% आवश्यक रूप से सामान्य जनन क्षमता के लिए तीव्र गतिशीलता प्रदर्शित करते हैं। शुक्राणु जनन नलिकाओं से मोचित रिलीज्ड शुक्राणु सहायक नलिका द्वारा वाहित ट्रांसपोर्ट्स होते हैं। शुक्राणु की परिपक्वता एवं गतिशीलता के लिए अधिवृषण शुक्रवाहक शुक्राशय तथा पूर्णस्थ ग्रंथिया का स्रावन भी आवश्यक है। शुक्राणुओं के साथ साथ शुक्राणु प्लाज्मा मिलकर वीर्य सीमेन बनाते हैं। पुरुष की सहायता नलिकाओं और ग्रंथिया के कारण को वृषण हार्मोन एंड्रोजेंस बनाए रखता है।
एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को अंडजनन ऊजेनिसिस कहते हैं, जो कि पुरुष के शुक्राणुजनन से स्पष्ट रूप से भिन्न है। अंडजनन की शुरुआत भ्रूणीय परिवर्धन चरण के दौरान होता है, जब कई मिलियन मातृयुग्मक कोशिकाएं यानी अंडजननी ओगोनियन प्रत्येक भ्रूणीय अंडाशय के अंदर विनिर्मित होते हैं। जन्म के बाद अंडजनी का निर्माण और उसकी वृद्धि नहीं होती। इन कोशिकाओं में विभाजन शुरू हो जाता है और अर्धसूत्री विभाजन के पूर्वावस्था एक प्रोफोज एक में प्रविष्ट होता है और इस अवस्था में अस्थायी तौर पर अवरुद्ध रहती है। इन्हें प्राथमिक अंडक प्राइमरी oocytes कहते हैं। उसके बाद प्रत्येक प्राथमिक अंडक कणिकाएं कोशिकाएं ग्रेनुलोस सेल्स की परत से आवृत होती है और इन्हें प्राथमिक फुटक प्राइमरी फॉलिकल कहा जाता है। एक प्रक्रिया द्वारा इन पुटकों की भारी मात्रा में जन्म से यौनारंभ तक हॉर्स होता रहता है। इसलिए यौनारंभ के समय प्रत्येक अंडाशय में केवल 60,000 से 80,000 प्राथमिक पुटक ही शेष बचते हैं। यह प्राथमिक पुटक कणिकामय कोशिकाओं के और अधिक परतों से आवृत हो जाते हैं तथा एक और नए प्रावरक थिकल स्तर से घिर जाते हैं, जिसे द्वितीयक पुटक कहते हैं। यह द्वितीयक पुटक जल्द ही एक तृतीय पुटक में परिवर्तित हो जाता है, जिसकी तरल से भारी गुहा को गह्वर एंट्रम कहा जाता है। यह इसका विशिष्ट लक्षण है। प्रावरक स्तर थीका लेयर अंतर प्रावरक थीका इंटरना और बाह्य प्रावरक थीका एक्सटर्ना से गठित होता है। इस समय आपका ध्यान इस ओर खींचा महत्वपूर्ण होगा कि तृतीय पुटक के भीतर प्राथमिक अंडक के आकार में वृद्धि होती है और इसका पहला अर्धसूत्री विभाजन पूरा होता है। यह एक असमान विभाजन है, जिसके फलस्वरूप बृहद अगुणित द्वितीयक अंडक तथा एक लघु प्राथमिक ध्रुवीय पिंड की रचना होती है। द्वितीयक अंडक प्राथमिक अंडक के पोषक से भरपूर कोशिका प्रद्रव्य साइटोप्लाज्मा की मात्रा को संचित रखती है। क्या आप इसके किसी लाभ के बारे में सोच सकते हैं? क्या पहले अर्धसूत्री विभाजन से उत्पन्न प्रथम ध्रुवीय पिंड में और अधिक विभाजन होता है या उसमें हॉर्स होता है? वर्तमान में हम इसके बारे में सुनिश्चित रूप से बहुत कुछ नहीं कह सकते। तृतीय पुटक आगे चलकर परिपक्व पुटक या ग्राफी पुटक ग्राफियल फॉलिकल में परिवर्तित हो जाता है। द्वितीयक अंडक अपने चारों ओर एक नई झिल्ली का निर्माण करता है, जिसे पारदर्शी अंडावरण कहते हैं। अब ग्राफी पुटक फटकर द्वितीयक अंडक अंडाणु को अंडाशय से मोचित करता है। इस प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग ओवुलेशन कहा जाता है। क्या आप शुक्राणुजनन और अंडजनन के बीच प्रमुख अंतरों को पहचान सकते हैं? यहाँ पर शुक्राणुजनन और अंडजनन के बारे में नीचे एक आरेखीय प्रस्तुत की गई है। मादा प्राइमेटो यानी बंदर, कपी एवं मनुष्य आदि में होने वाले जनन चक्र को आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल या सामान्य जनों की भाषा में मासिक धर्म या माहवारी कहते हैं। प्राथमिक ऋतुस्रावन रजोधर्म मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत यौनारंभ पर शुरू होती है, जिसे रजोदर्शन मेनार्क कहते हैं। स्त्रियों में यह आर्तव चक्र प्रायः 28 से 29 दिन की अवधि के बाद दोहराया जाता है। इसीलिए यह रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच घटना चक्र को आर्तव चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। प्रत्येक आर्तव चक्र के मध्य में एक अंडाणु उत्सर्जित किया जाता है। यह अंडोत्सर्ज होता है। आर्तव चक्र की प्रमुख घटनाएं को चित्र 3.9 में दर्शाया गया है।
आर्तव चक्र की शुरुआत आर्तव प्रावस्था से होती है, जबकि रक्तस्रावन होने लगता है। यह रक्तस्रावन 3 से 5 दिनों तक जारी रहता है। गर्भाशय से इसे रक्तस्रावन का कारण गर्भाशय की अंदर स्तर परत और उसकी रक्त वाहिनी के नष्ट होना है, जो एक तरल का रूप धारण करता है और योनि से बाहर निकलता है। रजोधर्म तभी आता है जब मोचित अंडाणु निषेचित नहीं हुआ हो। रजोधर्म की अनुपस्थिति गर्भधारण का संकेत है, यद्यपि इसके अन्य कारण जैसे तनाव, निर्मल स्वास्थ्य आदि भी हो सकते हैं। आर्तव प्रावस्था के बाद पुटकीय प्रावस्था आदि। इस प्रावस्था के दौरान गर्भाशय के भीतर के प्राथमिक पुटक में वृद्धि होती है और यह एक पूर्ण ग्राफी पुटक बन जाता है तथा इसके साथ साथ गर्भाशय में प्रचुरोद्भव प्रोलिफेरेशन के दौरान गर्भाशय अंत स्तर पुनः पैदा हो जाता है। अंडाशय और गर्भाशय के ये परिवर्तन पीयूष ग्रंथि तथा अंडाशयी हार्मोन की मात्रा के स्तर में बदलावों से प्रेरित होते हैं। पुटक प्रावस्था के दौरान गोनाडोट्रोपिन, LH एवं FSH का स्रावन धीरे धीरे बढ़ता है। यह स्रावन पुटक परिवर्धन के साथ साथ वर्धमान पुटक द्वारा एस्ट्रोजन के स्रावन को उद्दीपित करता है। LH तथा FSH दोनों ही आर्तव चक्र के मध्य लगभग 14 दिनों तक अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं। मध्य चक्र के दौरान LH का 3 स्रावन जब अधिकतम स्तर पर होता है तो इसे LH सर्ज कहा जाता है। यह ग्राफी पुटक को फटने के लिए प्रेरित करता है, जिसके कारण अंडाणु मोचित हो जाता है, यानी अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन होता है। अंडोत्सर्ग के पश्चात पीत प्रावस्था होती है, जिसके दौरान ग्राफी पुटक का शेष बचा हुआ भाग पीत पिंड कॉर्पस ल्यूटियम का रूप धारण कर लेता है। यह पीत पिंड भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है, जो कि गर्भाशय अंतःस्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार गर्भाशय अंतःस्तर निषेचित अंडाणु के अंतरोपण, इम्प्लांटेशन तथा सगर्भता की अन्य घटनाओं के लिए आवश्यक है। सगर्भता के दौरान आर्तव चक्र की सभी घटनाएं बंद हो जाती है, इसीलिए इस समय रजोधर्म नहीं होता। जब निषेचन नहीं होता तो पीत पिंड में हर्ष होता है और यह अंत स्तर का विखंडन करता है, जिससे कि फिर से रजोधर्म का नया चक्र शुरू हो जाता है, यानी महावरी पुनः होती है। स्त्री में यह आर्तव चक्र 50 वर्ष की वायु के लगभग बंद हो जाता है। इस स्थिति को रजोनिवृत्त मेनोपॉज कहा जाता है। इस प्रकार रजोदर्शन से लेकर रजोनिवृत्त की अवस्था में चक्रीय रजोधर्म सामान्य जनन अवधि का सूचक है। 3.5 निषेचन एवं अंतरोपण। स्त्री एवं पुरुष के संभोग मैथुन के दौरान सीसन द्वारा शुक्रवीर्य स्त्री की योनि में छोड़ा जाता है, यानी वीर्य सेचन होता है। गतिशील शुक्राणु तेजी से तैरते हुए गर्भाशय ग्रीवा से होकर गर्भाशय में प्रवेश करते हैं और अतः अंडवाहिनी नली के तुम्बिका क्षेत्र एपुला तक पहुँचते हैं। इसी बीच अंडाशय द्वारा मोचित अंडाणु भी तुम्बिका क्षेत्र तक पहुँच जाता है, जहाँ निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। निषेचन तभी हो सकता है यदि अंडाणु तथा शुक्राणु दोनों एक ही समय में तुम्बिका क्षेत्र पर पहुँच जाए। यही कारण जिससे कि सभी संभोग क्रियाएं निषेचन व सगर्भता की स्थिति में नहीं पहुँच पाती है। शुक्राणु के साथ एक अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन के दौरान एक शुक्राणु अंडाणु के पारदर्शी अंडवरण जोना पेल्यूसिडा स्तर के संपर्क में आता है और अतिरिक्त शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकने हेतु उसके उक्त
स्तर में बदलाव प्रेरित करता है। इस प्रकार यह सुनिश्चित हो जाता है कि एक अंडाणु को केवल एक ही शुक्राणु निषेचित कर सकता है। अग्रपिंडक का स्रावन शुक्राणु की पारदर्शी अंडावरण के माध्यम से अंडाणु के कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म तथा प्लाज्मा भित्ति में प्रवेश करने में मदद करता है। यह द्वितीय अंडक के अर्धसूत्री विभाजन को प्रेरित करता है। दूसरा अर्धसूत्री विभाजन की भी असमान होता है और इसके फलस्वरूप द्वितीय ध्रुवीय पिंड सेकेंडरी पोलर बॉडी की रचना होती है और एक अगुणित अंडाणु डिंबाणु प्रसरू या युगोटिड बनाता है। शीघ्र ही शुक्राणु का अंडाणु के अगुणित केंद्रक के साथ संलयन फ्यूजन होता है, जिससे कि द्विगुणित युग्मनज जाइगोट की रचना होती है। एक युग्मनज में कितने गुणसूत्र होंगे? हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इसी चरण में शिशु के लिंग का निर्धारण यानी लड़का या लड़की का होना निश्चित हो जाता है। आइए देखें यह कैसे होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि स्त्री में गुणसूत्र का स्वरूप XX है तथा पुरुष में XY होता है। इसलिए स्त्री अंडाणु द्वारा उत्पादित सभी अगुणित युग्मकों में X लिंग गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष युग्मकों शुक्राणुओं में लिंग गुणसूत्र या तो X या Y लिंग गुणसूत्र होते हैं। इसलिए 50% शुक्राणु में X लिंग गुणसूत्र होते हैं और दूसरे 50% शुक्राणुओं में Y लिंग गुणसूत्र होते हैं। इसलिए पुरुष एवं स्त्री युग्मकों के संलयन के पश्चात युग्मनज में या तो XX या XY लिंग गुणसूत्र की संभावना होती है। यह बात पर निर्भर करेगा कि X या Y लिंग गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में से कौन अंडाणु का निषेचन करता है। जिस युग्मनज में XX गुणसूत्र होंगे वह एक मादा शिशु लड़की के रूप में, जबकि XY गुणसूत्र वाला युग्मनज नर शिशु लड़का के रूप में विकसित होता है। आप गुणसूत्र प्रतिमानों के बारे में और अधिक विस्तार से जानकारी अध्याय 5 में सीख सकेंगे। इसी कारण कहा जाता है कि वैज्ञानिक रूप से यह कहना सत्य है कि एक शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता द्वारा होता है, न कि माता के द्वारा। समसूत्री विभाजन विदलन क्लीवेज की शुरुआत तब हो जाती है जबकि युग्मनज अंडवाहिनी के संकीर्ण पथ स्तंभ से गर्भाशय की ओर बढ़ता है और तब यह 2, 4, 8, 16 संतति कोशिकाओं जिसे कोरक खंड ब्लास्टोमीरियस कहते हैं की रचना करता है। 8 से 16 कोरक खंड वाले भ्रूण को तुतक मोरुला कहते हैं। यह तुतक लगातार विभाजित होता है और जैसे जैसे यह गर्भाशय की ओर बढ़ता है यह कोरक पुटी ब्लास्टोसिस्ट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। एक कोरक पुटी में कोरक खंड बाहरी परत में व्यवस्थित होते हैं जिसे पोषकोरक ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। कोशिकाओं के भीतर समूह जो पोषकोरक से जुड़े होते हैं उन्हें अंतर कोशिकाएं समूह इनर सेल मास कहते हैं। अब पोषकोरक स्तर गर्भाशय स्तर से संलग्न हो जाता है और अंतर कोशिकाएं समूह भ्रूण के रूप में अलग अलग या विभेदित हो जाता है। संलग्न होने के बाद गर्भाशय कोशिकाएं तेजी से विभक्त होती है और कोरक पुटी को आवृत कर लेती है। इसके परिणाम स्वरूप कोरक पुटी गर्भाशय अंतः स्तर में अंत स्थापित इम्बेडेड हो जाते हैं। इसे ही अंतरोपण इम्प्लांटेशन कहते हैं और बाद में यह शकभरता का रूप धारण कर लेता है। 3.6 शकभरता तथा भ्रूणीय परिवर्तन। भ्रूण के अंतरोपण के पश्चात पोषकोरक पर उंगली जैसी संरचना उभरती है जिन्हें जरायु अंकुरण कोरियोनिक बिलाई कहते हैं। ये जरायु अंकुरण गर्भाशयी ऊतक मातृ रक्त से आच्छादित होते हैं। जरायु अंकुरण और गर्भाशयी ऊतक एक दूसरे के साथ अंतरांगुली युक्त इंटरडिजिटेड हो जाते हैं तथा संयुक्त रूप से परिवर्धनशील भ्रूण गर्भ और मातृ शरीर के साथ एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को गठित करते हैं जिन्हें अपरा प्लेसेंटा कहा जाता है।
अपरा भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण की आपूर्ति एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा भ्रूण द्वारा उत्पन्न उत्सर्जित एक्सक्रीटरी अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। यह अपरा एक नाभि रज्जु अम्बिकल कॉर्ड द्वारा भ्रूण से जुड़ा होता है, जो भ्रूण तक सभी आवश्यक पदार्थों को अंदर लाने में बाहर ले जाने के कार्य में मदद करता है। अपरा अंतःस्रावी ऊतकों का भी कार्य करता है और अनेकों हार्मोन जैसे कि मानव जरायु गोनैडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनैडोट्रोपिन, HCG, मानव अपरा लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन आदि उत्पादित करता है। सकभरता के उत्तरार्ध की अवधि में अंडाशय द्वारा रिलैक्सिन नामक एक हार्मोन भी स्रावित किया जाता है। हमें यह ज्ञात करना चाहिए कि HCG, HPL और रिलैक्सिन स्त्री में केवल सकभरता की स्थिति में ही उत्पादित होता है। इसके अलावा दूसरे हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन आदि की भी मात्रा सकभरता के दौरान माता के रक्त में कई गुना बढ़ जाती है। इन हार्मोन के उत्पादन में बढ़ोतरी होना भी भ्रूण वृद्धि, माता की उपापचयी क्रियाओं में परिवर्तन तथा सकभरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। अंतरोपण के तुरंत बाद अंतर कोशिकाएं समूह भ्रूण बाह्य त्वचा एक्टोडर्म नामक एक बाहरी स्तर और अंतस्थ त्वचा एंडोडर्म नामक एक भीतरी स्तर में भी भेदित हो जाता है और इस बाह्य त्वचा और अंतस्थ त्वचा के बीच जल्द ही मध्य जनस्तर मेसोडर्म प्रकट होता है। ये तीनों ही स्तर वयस्कों में सभी ऊतकों अंगों का निर्माण करते हैं। यहाँ उल्लेख करना आवश्यक है कि इस अंतर कोशिकाएं समूह में कुछ निश्चित तरह की कोशिकाएं, जिन्हें स्टेम कोशिकाएं, स्टेम सेल्स कहते हैं, समाहित रहती है, जिनमें यह क्षमता होती है कि वे सभी अंगों एवं ऊतकों को उत्पन्न कर सकती है। सकभरता के विभिन्न महीनों में भ्रूण परिवर्धन के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? मानव में सकभरता की अवधि 9 महीने तक होती है। क्या आप जानते हैं कि कुत्ते, हाथियों, बिल्लियों में यह अवधि कितने महीने की होती है? पता करें। मानव में 1 महीने की। सकभरता के बाद भ्रूण का हृदय निर्मित होता है। एक बढ़ते हुए भ्रूण का पहला संकेत एस्ट्रोथोर्क्सकोप से उसके हृदय की धड़कनों को ध्यानपूर्वक सुना जा सकता है। सकभरता के दूसरे माह के अंत तक भ्रूण के पाद और अंगुलियां विकसित होती है। 12वें सप्ताह पहली तिमाही के अंत तक लगभग सभी प्रमुख अंगों तंत्रों की रचना हो जाती है। उदाहरण के लिए पाद एवं बाह्यजनन अंग अच्छी तरह विकसित हो जाते हैं। गर्भावस्था के 5वें माह के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता और सिर पर बाल का उग आना सामान्य देखा जा सकता है। लगभग 24वें सप्ताह के अंत तक दूसरी तिमाही के अंत में पूरे शरीर पर कोमल बाल निकल आते हैं। आँखों की पलक अलग अलग हो जाती है और बैरिनिया बन जाती है। गर्भावस्था के 9वें माह के अंत तक गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। 3.7 प्रसव एवं दुग्ध श्रवण। मानव में सकभरता की औसत अवधि लगभग 9.5 माह होती है, जिसे गर्भ अवधि जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। सकभरता के दौरान गर्भाशय के जोरदार संकुचनों के कारण गर्भ बाहर निकलता है। गर्भ के बाहर निकलने की इस क्रिया को शिशु जन्म या प्रसव पार्ट्यूरिशन कहा जाता है। प्रसव एक जटिल तंत्री अंतःस्रावित न्यूरोएंडोक्राइन क्रियाविधि द्वारा प्रेरित किया होता है। प्रसव के लिए संकेत
पूर्व विकसित गर्भ एवं अपरा से उत्पन्न होते हैं, जो हल्के माइल्ड गर्भाशय संकुचन को प्रेरित करते हैं। इन्हें, जिसे गर्भ उत्प्रेरण प्रतिवर्त फीडल इजेक्शन रेफ्लेक्स कहते हैं, यह मातृ पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन के निकलने की क्रिया को सक्रिय बनाती है। ऑक्सीटोसिन गर्भाशय पेशी पर कार्य करता है और इसके कारण जोर जोर से गर्भाशय संकुचन होने लगते हैं। गर्भाशय संकुचन ऑक्सीटोसिन के अधिक स्रावन को उद्दीपित करता है। गर्भाशय संकुचन तथा ऑक्सीटोसिन स्रावन के बीच लगातार उद्दीपक प्रतिवर्त के कारण यह संकुचन तीव्र से तीव्रतर होता है, जिससे शिशु मां के गर्भाशय से जनन नाल द्वारा बाहर आ जाते हैं, यानी प्रसव संपन्न हो जाता है। शिशु के जन्म के तुरंत बाद ही अपरा भी गर्भाशय से बाहर निकल जाता है। आप क्या सोचते हैं? डॉक्टर प्रसव को प्रेरित करने के लिए इंजेक्शन देता है। स्त्री की स्तन ग्रंथियों में सर्गबाधा के दौरान कई प्रकार के बदलाव आते हैं और गर्भधारण के अंत तक इन्हें दूध उत्पन्न होने लगते हैं। इस प्रक्रिया को दुग्ध स्रवण लैक्टेशन कहते हैं। यह मां को अपने नवजात शिशु की आहार पूर्ति कराने में मदद देता है। दुग्ध स्रवण के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे प्रथम स्तन या सीख क्लोस्ट्रम कहते हैं, जिसमें कई प्रकार के प्रतिरक्षी एंटीबॉडी तत्व समाहित होते हैं, जो नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने के लिए परम आवश्यक होते हैं। एक स्वस्थ शिशु की वृद्धि एक विकसित के लिए प्रसव के बाद आरंभ के कुछ माह तक शिशु को स्तनपान कराने की सलाह डॉक्टर देते हैं। अगर आपको मेरी ऑडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मेरे चैनल पे जुड़िए। यहाँ पे सिर्फ ऑडियो ही नहीं, हर एक चैप्टर के अच्छे से पढ़ाया जाता है, हर एक सब्जेक्ट के हर एक क्लास को। ठीक है, ज्वाइन जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब बेल आइकन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।